न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है। अलग अलग सोच वाले व्यक्ति इस पर अलग अलग टिप्पणियां कर रहे हैं। आम जनता को ये काफी हद तक ठीक लग रहा है क्योंकि एजुकेशन फील्ड में न्यू रिफॉर्म्स की कमी हमेशा से ही महसूस की गई है। लेकिन पॉलिटिकल ओपिनियन अलग अलग आ रहे हैं। खैर आते रहे, हमें उनसे क्या, ये नई पॉलिसी है, इसके बारे में हमें पता कर लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, वेलकम टू द वायरल बीइंग। माय नेम इज रामेंद्र रघुवंशी। एक एक करके सारे पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो देखिए, अगर आप पेरेंट्स हैं तो जरूर देखिए। इनमें से अगर आप कोई भी नहीं है फिर भी देखिए, आपको पता चलेगा कि आखिर नए चेंजेस क्या हैं और ये आने वाले टाइम में आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित जरूर करने वाले हैं। देश की एजुकेशन पॉलिसी यानी कि शिक्षा नीति में 34 साल बाद किए गए बदलाव हैं। नई शिक्षा नीति में स्कूल बैग्स, प्री प्राइमरी क्लासेस से लेकर बोर्ड परीक्षाओं, रिपोर्ट कार्ड, यूजी एडमिशन के तरीके, एमफिल तक बहुत कुछ बदल दिया गया है। आखिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इतने सालों बाद ये क्या बदलाव हैं और इनसे आपके बच्चों की पढ़ाई पर क्या फर्क पड़ने वाला है। उससे पहले क्विकली ये जान लेते हैं कि ये रिफॉर्म्स किन पैरामीटर्स पर किए गए हैं। सरकार ने 2 कमिटीज फॉर्म की। पहली टीआरएस सुब्रमण्यम कमेटी जो कि मई 2016 में फॉर्म की थी। दूसरी डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कमेटी जो कि मई 2019 में फॉर्म की गई थी। डॉक्टर कस्तूरी रंगन जो कि फेमस साइंटिस्ट हैं और स्पेस कमीशन ऑफ इसरो के चेयरमैन भी रह चुके हैं। इन दोनों कमिटीज ने वाइल्डी कंसल्टेशन ली। सरकार ने देश के सभी 2,50,000 ग्राम पंचायतों से 6600 ब्लॉक्स, 6000 यूएलबीज यानी कि अर्बन लोकल बॉडीज और 676 डिस्ट्रिक्ट्स से सजेशन लिए। फिर उन सुझावों के हिसाब से 22 लैंग्वेजेस में ऑडियो बुक के साथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ड्राफ्ट समरी में तब्दील किया गया। उसके बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ इस पॉलिसी पर डायलॉग हुए। फिर सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के साथ स्पेशल मीटिंग रखी गई। एचआरडी की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के साथ स्पेशल मीटिंग भी की गई। बहुत बड़े लेवल पर कंसल्टेशन ली गई, नॉट ओनली विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड एकेडमिया, बल्कि माईगॉव पोर्टल के थ्रू कॉमन मैन से भी सजेशन लिए गए कि आखिर आप अपनी शिक्षा पद्धति में किस तरह के बदलाव चाहते हैं। इस पॉलिसी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि स्कूल एंड हायर एजुकेशन के साथ एग्रीकल्चर, लीगल, मेडिकल एंड टेक्निकल एजुकेशन को दायरे में लाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि स्टूडेंट को पढ़ाई के साथ साथ किसी एक लाइफ स्किल से सीधा जोड़ना। और आपको पता ही होगा कि मोदी सरकार का फोकस हमेशा से स्किल डेवलपमेंट पर रहा है। अभी तक आप आर्ट, म्यूजिक, क्राफ्ट, स्पोर्ट, योग आदि को को करिकुलर या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के तौर पर पढ़ते आए हैं, लेकिन अब ये मेन कोर्स का हिस्सा होंगे। इन्हें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं कहा जाएगा। अभी तक शादी होने, बीमार होने, अन्य किसी कारण से अगर आपकी पढ़ाई रुक गई है तो आपको फिर से शुरू करना पड़ता था। अब यह व्यवस्था है कि अगर किसी कारण से 20 सेमेस्टर में पढ़ाई छूट जाती है तो मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम के तहत स्टूडेंट एक फिक्स टाइम का ब्रेक ले सकते हैं। सरकार ने तय किया है कि अब जीडीपी का टोटल 6% एजुकेशन पर खर्च होगा। फिलहाल जीडीपी का सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों को मिलाकर 4.43% हिस्सा जाता है। वही मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि एमएचआरडी का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय यानी कि एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है। इस पॉलिसी के तहत टीचर्स की ट्रेनिंग पर बहुत जोर दिया गया है। जाहिर है कि एक अच्छा टीचर ही एक बेहतर स्टूडेंट तैयार कर सकता है। सरकार न्यू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार करेगी। इसमें ईसीई, स्कूल, टीचर्स एंड अडल्ट एजुकेशन को जोड़ा जाएगा। बोर्ड एग्जाम को पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा ताकि प्रेशर कम किया जा सके। इसके अलावा बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में लाइफ स्किल्स को जोड़ा जाएगा। जैसे कि अगर आपने स्कूल में कुछ एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड सीखा है तो इसको आपके रिपोर्ट कार्ड में जगह मिलेगी, जिससे बच्चों की लाइफ स्किल्स भी डेवलप हो सकेंगी और स्कूल से निकलने के बाद हर बच्चे के पास एक लाइफ स्किल भी होगी, जिससे उसे करियर पाथ बनाने में आसानी होगी। कोर्सेज में इंडियन नॉलेज मेथड को शामिल करने, नेशनल एजुकेशन कमीशन फॉर्म करने और प्राइवेट स्कूलों को मनमानी तरीके से फीस बढ़ाने से रोकने का प्रावधान भी किया गया है। जो लोग रिसर्च में जाना चाहते हैं उनके लिए नई व्यवस्था की गई है। उनके लिए 4 साल की डिग्री प्रोग्राम का ऑप्शन दिया जाएगा। मतलब 3 साल डिग्री के साथ 1 साल का एमए करके बिना एमफिल करे सीधा पीएचडी में जा सकते हैं। ये तो थे रिफॉर्म्स। चलिए अब जानते हैं कि हायर एंड स्कूल एजुकेशन में इन रिफॉर्म्स का आपके बच्चों की पढ़ाई पर क्या फर्क पड़ने वाला है। पहले बात करते हैं हायर एजुकेशन की। हायर एजुकेशन में
क्या मेजर बदलाव आने वाले हैं? सबसे पहले होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन सिस्टम लागू होगा, जिससे सब्जेक्ट सिलेक्ट करने की फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम होगा। आज का सिस्टम क्या है कि अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं और आपको 4 से 5 सेमेस्टर बाद ऐसा लगता है कि कुछ और पढ़ना चाहिए, लेकिन आप नहीं कर सकते। अगर आपको करना है तो फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। लेकिन नई पॉलिसी सिस्टम के हिसाब से इसमें 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा, 3 या 4 साल के बाद डिग्री देने का रूल रखा गया है, जिससे स्टूडेंट को फिर से शुरुआत नहीं करनी पड़ेगी। वो वहीं से शुरुआत कर सकता है जहां से वो छोड़ कर गया था, और स्टूडेंट उन पुराने सर्टिफिकेट्स एंड डिप्लोमास की मदद से आगे की पढ़ाई जारी रख सकता है। क्रेडिट ट्रांसफर विद एकेडमिक बैंक ट्रांसफर। बैंक सेविंग अकाउंट की तरह स्टूडेंट के एकेडमिक क्रेडिट डिजी लॉकर में क्रेडिट रहेंगे, जिससे अगर कोई स्टूडेंट किसी वजह से 3rd ईयर में 1 साल का सैबेटिकल या ब्रेक लेता है और कुछ टाइम बाद वापस आके अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहता है, तो उसे फिर से 1st ईयर एंड 2nd ईयर पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो स्टूडेंट अपने एकेडमिक क्रेडिट बैंक के क्रेडिट को यूज कर सकता है और आगे की पढ़ाई जारी रख सकता है। ये सारे प्रोग्राम मल्टी डिसिप्लिनरी होंगे। आज फिजिक्स ऑनर्स के साथ केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जूलॉजी या बॉटनी ली जाती है। फैशन डिजाइनिंग नहीं ले सकते। पर न्यू पॉलिसी के हिसाब से मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन में मेजर और माइनर की व्यवस्था होगी, जिससे आप मेजर के साथ साथ माइनर सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। अगर किसी वजह से आपको मेजर से ड्रॉप आउट होना पड़ा तो आपका साल खराब नहीं होगा और आप माइनर सब्जेक्ट के साथ आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा, आप इंजीनियरिंग में करियर बनाना चाहते हैं और साथ ही म्यूजिक में भी इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। ये थोड़ा बहुत एमबीए की तरह कर दिया है, जहां पर 2 करियर ऑप्शन लेकर, क्रॉस फंक्शनल स्पेशलाइजेशन लेकर आप करियर पाथ बना सकते हैं, जैसे कि मार्केटिंग के साथ फाइनेंस या एचआर एटसेट्रा ले लिया जाता है। आइए बात करते हैं मेजर रिफॉर्म्स इन स्कूल एजुकेशन। 10+2 की जगह 5+3+3+4 सिस्टम लागू होगा। आइए जानते हैं कि आखिर ये क्या है। सबसे पहले बात करते हैं 5 की। प्री प्राइमरी एजुकेशन के 3 साल और क्लास 1st एंड 2nd, ये एक फाउंडेशन स्टेज होगा जिसमें लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स पर जोर दिया जाएगा। प्राइमरी एजुकेशन में मल्टीलिंगुअलिज्म यानी कि बहुभाषिता को प्राथमिकता दी जाएगी, और साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि लैंग्वेज टीचर्स की अवेलेबिलिटी हो जो कि रीजनल लैंग्वेज को समझते हो। 3 यानी कि क्लास 3, 4 एंड 5, इसमें क्लास 3 के अलावा क्लास 4 एंड 5 के बच्चों को राइटिंग स्किल्स पर ध्यान दिया जाएगा, जैसे कि प्ले मेथड, डिस्कवरी मेथड, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। अगला 3, ये क्लास 6 से क्लास 8 तक होगा। क्लास 6 से मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होगी, जिसमें सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन एंड सब्जेक्ट एक्सप्लोरेशन किया जाएगा। साथ ही साथ वोकेशनल स्टडी कराई जाएगी और इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप भी कराई जाएगी, जिससे उनकी लाइफ स्किल इंप्रूव हो। चौथा, 4 यानी क्लास 9 to 12, ये भी मल्टी डिसिप्लिनरी होगा। यहाँ कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक पढ़ाई नहीं होगी, जैसे कि कोई बच्चा फिजिक्स के साथ फैशन, म्यूजिक, बेकरी या कन्फेक्शनरी पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लाइब्रेरीज को फिर से एक्टिव फॉर्म में लाया जाएगा। साथ ही बच्चे स्टोरी टेलिंग, रंगमंच, ग्रुप स्टडीज, पोस्टर्स एंड डिस्प्ले भी सीखेंगे। साफ तौर पर बच्चों के स्कूल बैग के बोझ को कम करने का प्लान किया गया है। ये थे स्कूल एंड हायर एजुकेशन के रिफॉर्म्स। इनके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट एडिशन भी किए जाएंगे, जैसे कि यूएस में NSF यानी कि नेशनल साइंस फाउंडेशन है, उसी की तरह NRF यानी कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जाएगा। इसमें केवल साइंस नहीं बल्कि सोशल साइंस को भी शामिल किया जाएगा। NRF बड़े प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग करेगा, जिससे रिसर्च एंड इनोवेशन में हेल्प मिलेगी। इंडियन नॉलेज सिस्टम। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लैंग्वेज, कल्चर एंड वैल्यूज पर जोर दिया जाएगा। इसमें लिटरेचर एंड साइंटिफिक वोकैबुलरी ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस पर फोकस किया जाएगा। इंडियन लैंग्वेजेस पर रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा। क्लासिकल लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर को प्रमोट किया जाएगा। इंडियन नॉलेज सिस्टम की कल्चरल अवेयरनेस को बढ़ावा दिया जाएगा। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, डिसएडवांटेज्ड ग्रुप को टेक्नोलॉजी का एक्सेस बढ़ाया जाएगा। अगर कोई इकोनॉमिकली वीक है या दिव्यांग है तो उनके लिए टेक्नोलॉजी एक्सेस की बेस्ट प्रैक्टिसेस की जाएंगी। ई कंटेंट रीजनल लैंग्वेजेस में अवेलेबल होगा, जैसे कि अभी साइंटिफिक इंस्टीट्यूट में फोकस पूरी तरह से इंग्लिश या हिंदी पर होता है, लेकिन अब 8 रीजनल लैंग्वेजेस में ई कंटेंट अवेलेबल रहेगा, जिससे स्टूडेंट्स और बेहतर समझ पाएं। इसमें वर्चुअल लैब्स भी शामिल होंगी। दोस्तों, इस पूरी नई पॉलिसी में इंग्लिश को सिर्फ एक लैंग्वेज मात्र माना गया है, जैसा कि अभी नर्सरी से ही इंग्लिश को एक बहुत प्राइम लैंग्वेज माना जाता है, और आज की डेट में आपका इंटेलेक्चुअल लेवल भी इंग्लिश लैंग्वेज पर डिपेंड करता है। यानी कि अगर आप भले ही पढ़ाई में अच्छे हो और अच्छे मार्क्स लाते हो, लेकिन अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है तो आपकी पढ़ाई किसी काम की नहीं।
एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूं। अपने आसपास देखिए, जरूर कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो अच्छी इंग्लिश बोलते होंगे, और उनमें से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो बस इंग्लिश को क्लासी मानते हैं, जिनके घरों में बच्चे से लेके बूढ़े तक सिर्फ इंग्लिश में बात की जाती है, और हिंदी या कोई दूसरी रीजनल लैंग्वेज बोलेंगे तो बच्चे डेवलप नहीं हो पाएंगे। इस तरह की सोच है उनकी। मेरी नज़र में इंग्लिश बोलना बुरी बात नहीं है, पूरा परिवार इंग्लिश में बात करे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंग्लिश ना बोलने वालों को लो फील नहीं कराना चाहिए। ये बस एक भाषा है और इसको एक भाषा की तरह ही रहने देना चाहिए, इसका एक भाषा की तरह ही यूज होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश नहीं बोलेंगे तो आप दुनिया में सबसे पीछे रह जाएंगे और आप डेवलप नहीं कर पाएंगे अपने आप को। दुनिया के ऐसे बहुत से देश हैं जहां पे इंग्लिश को मात्र एक भाषा माना गया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इनका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जापान, चाइना, इजराइल जैसी कंट्रीज हैं कि यहाँ पे सिर्फ इसको एक लैंग्वेज की तरह ट्रीट किया है, नथिंग मोर। और दूसरी तरफ भारत की ऐसी बहुत सी लैंग्वेजेस हैं जिनमें यहाँ के लोग एक्सपर्ट हैं, और अगर उनको उनकी भाषा में पढ़ाया जाए तो इसका असर बहुत अच्छा होगा और वो पहले ही दिन से उसको कनेक्ट कर पाएंगे। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अंग्रेजी के साथ साथ वो बहुत बुरा असर हमारी इंडियन सोसाइटी पर छोड़ गए। जैसे उस वक्त इंग्लिश ना बोलने वाले को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, उसी तरह आज हमारी सोच भी ऐसी बन चुकी है कि कोई इंग्लिश नहीं बोल पाता या ठीक से नहीं बोल पाता तो वो किसी काम का नहीं लगता हमें, पढ़े लिखे समाज में उठने बैठने लायक नहीं लगता वो हमें। इंग्लिश बस एक भाषा है और इसे भाषा की तरह ही यूज किया जाना चाहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।